नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार और मस्त होंगे। चर्चा करने चल रहे हैं हम, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का बिल्कुल शुरू से निःशुल्क कोर्स शुरू किया है हमने, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें पहला टॉपिक पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा दिया है, जो यूरोप वासी भारत में व्यापार करने आए। तो एक के बाद एक कौन कौन सी कंपनियां भारत में व्यापार करने आती हैं, उनके विषय में हम पढ़ रहे हैं। आप डिटेल से आराम से नोट्स बनाइए और पढ़िए और जुड़िए हमारे साथ बिल्कुल निःशुल्क कोर्स के लिए। तो सबसे पहले पुर्तगाली में पढ़ा चुका हूं, वो क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पुर्तगालियों के बाद जो भारत में व्यापार करने आते हैं वो डच आते हैं। आज इस क्लास में डचों की हम बात करेंगे और मेरे साथ ही आप नोट्स बनाते चलें, क्योंकि मैं लिखा करके नहीं समझा करके ज्यादा पढ़ा रहा हूं। तो दूसरे स्थान पर जो भारत में आते हैं यूरोप कंपनियों के आगमन में, तो वो डच आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं? डच। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो ये दूसरी क्लास है हमारी। तो देखिए, चर्चा करते हैं आज इस क्लास में। हेडिंग डाल लेंगे आप, डचों के विषय में बात करेंगे, है ना। डचों के विषय में बात करेंगे। डचों को सामान्यतः हॉलैंड के निवासी के नाम से जाना जाता था। कौन से देश के नाम से? हॉलैंड। जो डच वाला शब्द है ये हॉलैंड के नाम से प्रचलित है या प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी वर्तमान में इसे नीदरलैंड कहा जाता है। वर्तमान में क्या कहा जाता है? नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोट कीजिएगा, हॉलैंड को ही क्या बोलते हैं? नीदरलैंड, है ना। और द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपने सुना होगा, वो नीदरलैंड में ही स्थित है। तो दूसरे स्थान पर भारत में व्यापार करने आते हैं। कौन व्यापार करने आते हैं? डच भारत में व्यापार करने आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, है ना। पहले पॉइंट में लिखे हैं तो आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई? स्थापना की गई, जो कि प्रश्न कई बार पूछा गया है। आप ध्यान रखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1602 में। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी, वो 1600 में स्थापित होती है। ये 1602 में वहां की संसद में, हॉलैंड की संसद में। ठीक है, आगे क्या रहता है? 21 वर्षों के लिए 21 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार इनको दिया जाता है। व्यापारिक अधिकार 21 वर्षों के लिए इनको दिया जाता है। किनको दिया जाता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, भारत के साथ एवं पूर्वी देशों के साथ। कितने वर्ष के लिए? 21 वर्षों के लिए ये अधिकार दिया जाता है। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किन के साथ व्यापार करेंगे? जी भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेंगे। पूर्वी देशों के साथ क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, साथ व्यापार करेंगे। ठीक है, भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में हम पढ़ने चल रहे हैं। रटना नहीं है, आपको समझना है। जो मैं आपको समझा करके सारी चीजों को याद करा दूंगा, जो आरओ एआरओ पीसीएस या सिविल लेवल तक यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये दूसरे स्थान पर व्यापार करने आते हैं। अब व्यापार की कड़ी में देखें तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन आए व्यापार करने? पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली के बाद व्यापार करने डच आते हैं। डचों के बाद व्यापार करने कौन आते हैं? अंग्रेज आते हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया। इनके बाद व्यापार करने कौन आते हैं? फ्रांस। ये मुख्य व्यक्ति थे जो भारत में व्यापार करने के लिए यूरोप कंपनियों के लोग आते हैं। इस क्रम को भी आप नोट कर लेना, जो एग्जाम में पूछा जाता है मुख्य तौर पर। ठीक है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांस, ये क्रम है व्यापारिक का। ठीक है, भारत में जब ये व्यापार करने आते हैं तो डचों के द्वारा भारत में सबसे ज्यादा, अगर बात करें, नोट करते चलना, भारत में से सबसे ज्यादा जो व्यापार किया डचों के द्वारा, वो काय का किया गया? अफीम का व्यापार करते थे जे उस समय। ठीक है, शोरा का व्यापार करते थे जो उस समय, और सूती वस्त्रों का भी व्यापार किया इन्होंने, डचों ने, भारत के अंदर से।
ठीक है। सूती वस्त्रों का, शोरा का, अफीम का सबसे ज्यादा व्यापार भारत से इन्होंने किया। प्रश्न पूछा जाता है डचों ने सबसे ज्यादा व्यापार किसका किया, और नील का भी करते थे। एक और पॉइंट लिख लेना इसमें, नील का भी व्यापार करते थे। नील का व्यापार भी कौन करते थे, डचों के द्वारा भारत में सबसे ज्यादा किया गया नील का व्यापार, ठीक है। हालांकि इन सब में सबसे ज्यादा व्यापार आप अंडरलाइन कर लेना, सूती वस्त्रों का किया करते थे। सबसे ज्यादा व्यापार डचों के द्वारा सूती वस्त्रों का भारत में किया गया 1602 के बाद, स्थापना होने के बाद, ठीक है। इन सभी के साथ सूती वस्त्र सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं डचों के फैक्ट्रियों के बारे में कि इन्होंने फैक्ट्रियां कहां पे स्थापित की। तो देखिए, मेन चीज फैक्ट्रियों से प्रश्न ही पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है, फैक्ट्रियों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको बताऊं, ये बना दिया हमने थोड़ा सा मानचित्र आपको समझाने के लिए, तो आप समझिएगा यहीं से किन की बात कर रहे हैं। हेडिंग में डाल लीजिएगा, डचों की हम बात करेंगे, ठीक है। डचों की हम बात करेंगे 1602, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो फैक्ट्री इन्होंने खोली डचों के द्वारा, जो भारत में सबसे पहली फैक्ट्री खोली गई, ये प्रश्न पूछा जाता है कहां खोली गई। देखिए, भारत के इस हिस्से में आएंगे तो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य हैं भारत के। तो सबसे पहले फैक्ट्री मैं यहां आपको डिनोट करके बताता हूं। सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने खोली मछलीपट्टनम में। सबसे पहली फैक्ट्री थी डचों की मछलीपट्टनम, जो सबसे पहले डच भारत में स्थापित करते हैं व्यापार के लिए। आंध्र प्रदेश का ये शहर है मछलीपट्टनम। कौन सा शहर है, आंध्र प्रदेश का ये शहर है मछलीपट्टनम, जो कि सबसे पहली 1605 में स्थापित ये लोग करते हैं। कब स्थापित करते हैं, 1605 में। ये वर्ष भी लिख लेना, मछलीपट्टनम में, ठीक है। और कहां पे, आंध्र प्रदेश के भीतर। आंध्र प्रदेश के भीतर सबसे पहली कारखाना या सबसे पहली फैक्ट्री जो डचों के द्वारा स्थापित की गई है ना। हेडिंग बना के लिख लेना, डचों के द्वारा स्थापित किए गए कारखाने। डचों के द्वारा स्थापित कारखाने, फैक्ट्री या कारखाने, है ना। ऐसे हेडिंग बना लेना आप, कौन कौन सी फैक्ट्रियां उन्होंने स्थापित करी व्यापार करने के लिए। तो सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहली फैक्ट्री बताई थी मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये एक बंदरगाह भी है इस समय वर्तमान में। 1605 में डच इसकी स्थापना करते हैं। इसके अलावा डचों की जो सबसे प्रसिद्ध फैक्ट्री थी, यहां से ये व्यापार सबसे ज्यादा करते थे, वो बंगाल के अंदर एक पीपली की स्थापना करी थी, पीपली नामक फैक्ट्री की। तो एक और फैक्ट्री के बारे में बात करता हूं जो बंगाल के अंदर इन्होंने स्थापना करी। जैसे ये बंगाल वाला हिस्सा है, तो बंगाल के अंदर पीपली नामक फैक्ट्री की स्थापना करी। पीपली नामक फैक्ट्री की स्थापना करते हैं, ये पीपली नामक शहर, ठीक है। कहां पर, बंगाल में। कौन से राज्य में, बंगाल में। और कब स्थापना करते हैं इसकी, 1627 में, है ना। 1627 में पीपली नामक फैक्ट्री की स्थापना पश्चिम बंगाल में डच करते हैं। ये सबसे ज्यादा व्यापार इसी फैक्ट्री से इन्होंने किया था। सबसे ज्यादा व्यापार की अगर बात करेंगे मेरे भाई, तो इसी से सबसे ज्यादा किया। एक एक पॉइंट लिख लेना, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है। मछलीपट्टनम के बाद पीपली में 1627 में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित करी। और यहां से सबसे ज्यादा क्या करते थे, मछलीपट्टनम से अगर बात करें तो नील का निर्यात सबसे ज्यादा करते थे, ठीक है। मछलीपट्टनम से सबसे ज्यादा काय का निर्यात करते थे, नील का सबसे ज्यादा निर्यात करते थे ये डच। सबसे ज्यादा नील का निर्यात करते थे मछलीपट्टनम वाली फैक्ट्री से, ठीक है। ये नोट कर लेना यहीं पे। पीपली से सूती वस्त्रों का सबसे ज्यादा करते थे। पीपली से सूती वस्त्र जो कि बंगाल में स्थित है, 1627 में इन्होंने स्थापना करी। अब इसके अलावा एक और शक्तिशाली केंद्र या फैक्ट्री बनाई इन्होंने, एक और शक्तिशाली बंगाल के अंदर। ये वो जगह कहां पे स्थित है, बंगाल के अंदर स्थित है। एक और शक्तिशाली फैक्ट्री यहां बनाते हैं ये बंगाल में, इस तरीके से आप नोट करिएगा, चिंसुरा नामक स्थान पर। बंगाल के अंदर स्थित है ये जगह चिंसुरा, ठीक है। पीपली के बाद चिंसुरा को अपना सेंटर बनाते हैं, अपना अड्डा बनाते हैं, अपना मुख्यालय बनाते हैं, व्यापारिक केंद्र बनाते हैं, ठीक है। कब बनाते हैं, 1653 में। वर्ष भी लिख लेना, 1653 में चिंसुरा को स्थापित करते हैं डच। कैसे स्थापित करते हैं, चिंसुरा को व्यापार करने के लिए, ठीक है।
सबसे पहले मछलीपट्टनम 1605 में नील का करते हैं, सूती वस्त्रों का यहां से करते हैं। फिर इसके बाद चिनसुरा से सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं 1653 में। चिनसुरा भी कहां पे स्थित है? बंगाल में स्थित है। चिनसुरा भी कहां पर स्थित है? बंगाल में स्थित है। यहां सबसे ज्यादा व्यापार डचों के द्वारा भारत से किया जाता है। क्या किया जाता है? सबसे ज्यादा डचों के द्वारा व्यापार किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। एक इन्होंने सोने से निर्मित सिक्का चलाया था, वो पुलिकट से चलाया था तमिलनाडु में। देखो तमिलनाडु का हिस्सा यहां पे है। एक बात करें, जैसे यहां पर पुलिकट, पुलिकट झील आपने सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध झील है। तो एक सोने का सिक्का इन्होंने यहां से पुलिकट से जारी किया था। किसने? डचों के द्वारा एक सोने का सिक्का यहां से जारी किया गया, या सोने की मुद्राओं के तौर पर पढ़ते हैं, जिसे स्वर्ण पैगोडा नामक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? स्वर्ण पैगोडा। स्वर्ण पैगोडा नामक नाम दिया गया। ठीक है, स्वर्ण पैगोडा नाम दिया किसके द्वारा? डचों के द्वारा यहां से सोने का सिक्का जारी किया था। लिख लेना, सोने का सिक्का जारी किया था। ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी बेटा, यहीं से याद करा दूंगा, टेंशन ना लें, बिल्कुल यहीं से पढ़ें। चाहता तो मैं इसको रटा भी सकता था, रटा देता नोट्सों में अंडरलाइन करके, लेकिन आप समझिए बस एक के बाद एक, है ना। बंगाल के अंदर सबसे पहली फैक्ट्री ये थी, लेकिन भारत के अंदर सबसे पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम थी, और दूसरी चिनसुरा सबसे शक्तिशाली केंद्र था बंगाल के अंदर। ठीक है, अब डचों के समय सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ लिया जाता है, सबसे ज्यादा ये व्यापार किन किन चीजों का करते थे। जैसे मैंने आपको बताया, डच जो भारत में व्यापार करते थे, वो अभी भी बता के आ रहा हूं, व्यापार काय का करते थे? नील का सबसे ज्यादा व्यापार करते थे, है ना। नील के अलावा सोरा का सबसे ज्यादा व्यापार करते थे, है ना, और अफीम का भी व्यापार करते थे। इन चीजों का सबसे ज्यादा व्यापार करते थे। ठीक है, नील, सोरा और अफीम का सर्वाधिक डचों के द्वारा व्यापार किया गया। तो नील और सोरा का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता था, वो यहां पर मान लीजिए, यहां पर उस समय सबसे ज्यादा उत्पादन होता था। और राज्य का नाम लिख लेना बिहार, राज्य का नाम लिख लेना बिहार। बिहार उस समय बेटा बंगाल का हिस्सा था। ठीक है, बिहार उस समय बंगाल का हिस्सा था, बंगाल वाले रीजन में ही आता था। यहाँ पर इन्होंने जो फैक्ट्रियां स्थापित करी व्यापार के लिए, समझ रहे होंगे, इस समय बिहार अलग है, लेकिन उस समय बंगाल का हिस्सा था। तो बिहार में उस समय काय काय का उत्पादन होता था? बिहार के अंदर उत्पादन होता था आपका सोरा का उत्पादन, ठीक है, अफीम का उत्पादन। बिहार इसके लिए प्रसिद्ध था उस समय, और इन सबसे ज्यादा इसी का उत्पादन ये करते थे। और उस समय गुजरात में बात करें, गुजरात का भी उल्लेख है, तो नील, सोरा, अफीम का तो इधर ही होता था, लेकिन गुजरात में सबसे ज्यादा कपड़े का उत्पादन या कपड़े का व्यापार करते थे। कहां से करते थे? गुजरात से करते थे कपड़े का व्यापार सबसे ज्यादा। कौन लोग करते थे? डच करते थे। ठीक है, अब कहानी चलती है 1602 से तो 1759 तक आती है। जो काफी लंबे समय तक व्यापार भारत में करते हैं डचों के द्वारा, भारत में काफी लंबे समय तक व्यापार किया जाता है। ठीक है, काफी लंबे समय तक व्यापार किया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले तथ्य पे, चलते हैं यहां से। अगला पॉइंट देखेंगे, एक युद्ध होता है 1759 में, वेदरा का युद्ध। वेदरा की लड़ाई या वेदरा का युद्ध होता है। ठीक है, वेदरा नामक जो स्थान है वो कहां पे स्थित है? वो चिनसुरा के अंतर्गत आता है। ये वाली जगह कहां पे आती है बेटा? चिनसुरा के अंतर्गत आती है। और चिनसुरा कहां पे स्थित है आपका? बंगाल में। ठीक है, आपसे प्रश्न वाला पूछता है कि ये जगह कहां पे स्थित है, तो बंगाल में स्थित है। ठीक है, वेदरा का युद्ध होता है व्यापारिक ताकत के लिए, कि भाई या तो आप व्यापार करेंगे या हम व्यापार करेंगे। तो दो शक्तियां भिड़ती हैं वेदरा में, दो ताकत भिड़ती हैं भारत में व्यापार को लेकर के। ठीक है, तो वेदरा का जो युद्ध हो रखा है वो दो शक्तियों में हो रहा है। ठीक है, एक तरफ डच, एक तरफ कौन थे? डच, और एक तरफ कौन थे? अंग्रेज। एक तरफ अंग्रेज थे। ठीक है, एक तरफ डच और एक तरफ अंग्रेज थे। इन शक्तियों में वेदरा का युद्ध होता है। और वेदरा का युद्ध कब लड़ा जाता है? मैं आपको इसकी डेट भी बता दूं थोड़ा। 1759 में तो वैसे ही लड़ा जाता है, लेकिन 25 नवंबर 1759 को, 25 नवंबर 1759 को यह युद्ध लड़ा जाता है। कहां लड़ा जाता है युद्ध? वेदरा में। युद्ध मेरे भाई कहां लड़ा जाता है? वेदरा में।
स्थान जगह का नाम बेदरा, इस वजह से बेदरा के नाम से फेमस है ये लड़ाई। ठीक है, यहां लड़ा जाता है, किन किन के मध्य लड़ा जाता है? डचों के मध्य और अंग्रेजों के मध्य लड़ा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी नेतृत्व 1759 की बात है। इससे पहले प्लासी की लड़ाई हुई थी कुछ समय पहले, अगर जैसे आप पढ़ोगे तो कुछ समय पहले 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी? प्लासी की लड़ाई हुई थी, है ना। और उसके बाद कौन सा युद्ध लड़ते हैं ये लोग? 1759 में लड़ते हैं, जिस युद्ध को बोला जाता है बेदरा का युद्ध, है ना। इसके बाद 1759 के बाद 1760 में भी लड़ते हैं ये, जिसे वांडीवास की लड़ाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? वांडीवास की लड़ाई, है ना, जिसमें ये फ्रांस के लोगों से लड़ते हैं इस वांडीवास की लड़ाई को। फिर 1764 में लड़ते हैं, जिसे बोलते हैं बक्सर का युद्ध। जिसे कौन सा युद्ध बोलते हैं? बक्सर का युद्ध। तो ये 4 लड़ाई बड़ी प्रसिद्ध है, आपने पढ़ी होंगी, है ना। एक बार आप फिर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बक्सर के युद्ध में तो 3 भारत के शासक लड़े थे, एक इलाहाबाद का शासक था, एक अवध का शासक था, एक दिल्ली का शासक था, है ना। तीनों शासक मिलकर लड़ते हैं, लेकिन फिर भी हेक्टर मुनरो हरा देता है। यहां पर फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में होता है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। बेदरा का युद्ध मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। प्लासी का युद्ध आप जानते ही होंगे, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में। ठीक है, तो इस तरीके से ये युद्ध करते हैं। तो इस युद्ध में कौन था? इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ही था, और यहाँ डचों की तरफ से बहुत सारी सेना थी, है ना। इस युद्ध को भी यही लड़ रहा था अंग्रेजों की तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव। तो इस युद्ध में अंग्रेजों ने किनको हरा दिया? डचों को हरा दिया। डचों को हरा दिया गया, परास्त कर दिए गए बेदरा के युद्ध में। ठीक है, इनको हरा दिया गया, ये नोट कर लेना, बुरी तरह से हरा दिया गया। और इसी युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद? बेदरा की लड़ाई के बाद, बेदरा के युद्ध के बाद, नोट करके लिखना, भारत में डचों का पतन हो गया। भारत में डचों का पतन हो गया। भारत में डचों का क्या हो गया? पतन हो गया। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में डचों का पतन कौन से युद्ध के बाद हो गया, तो बेदरा के युद्ध के 25 नवंबर 1759 को ताकतवर युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को परास्त कर दिया और पतन कर दिया बिल्कुल तरीके से। ठीक है, और पतन होने का कारण, और भी कारण गिनाए जाते हैं। पतन होने का कारण क्या था? पतन होने के कारणों में जैसे देखिए, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उनमें मैं बताऊंगा, इसे आप नोट कर लेना, इन युद्धों को भी नोट कर लेना। 1757 प्लासी, 1759 बेदरा, 1760 वांडीवास का युद्ध, 1764 बक्सर। एक के बाद एक अंग्रेजों के द्वारा ये युद्ध लड़े गए और अपनी ताकत को स्थापित किया गया। एक के बाद युद्ध लड़ रहे थे और अपने आप को स्थापित कर रहे थे। ठीक है, और एक और कारण रहा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक कारण और क्या रहा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी मेरे भाई, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से आप करिएगा, यहां से क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा। एक और कारण इसका असफल होने का यहाँ पे, ठीक है, इसके असफल होने के जो कारण थे उसमें एक तो भ्रष्ट अधिकारी थे सबसे ज्यादा, यहाँ इस कंपनी के भ्रष्ट अधिकारी थे। कौन थे? भ्रष्ट अधिकारी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, दूसरा कारण भी बताए, अयोग्य अधिकारी थे बहुत सारे, अयोग्य अधिकारियों को कमान दे रखी थी। ठीक है, अयोग्य अधिकारी थे। और तीसरा था सरकार के नियंत्रण में थे ये लोग। किसमें थे? सरकार के नियंत्रण में थे। तीसरा, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, लिख लेना, तीसरा सरकार के नियंत्रण में थे ये, सीधे सरकार के, वहां की सरकार के नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में इसने कार्य किया, नियंत्रण में कार्य किया। तो इन कारणों को माना जाता है, इन्हीं कारणों की वजह से डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो क्या हो गई? फेल हो गई, असफल हो गई। भारत के भीतर क्या हो गई? असफल हो गई। हालांकि बेदरा का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध था, उसकी वजह से असफल हुई डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यदि बात करें तो। ठीक है, अब भारत में जैसे बात करें तो सूरत में, भरूच में, नागापट्टनम में, उस तरफ ही चलते हैं, थोड़ा सा और बताते हैं। जैसे भारत के अंदर बात करें तो जैसे सूरत में, जो गुजरात वाला हिस्सा है तो मान के चलिए यहाँ पे सूरत है, तो एक फैक्ट्री इन्होंने सूरत में भी लगाई, कारखाने जो लगाए, और एक और फैक्ट्री इन्होंने भरूच में लगाई जो कि गुजरात के भीतर स्थित है। भरूच और सूरत में भी इनके कारखाने प्रसिद्ध थे। और एक फैक्ट्री इन्होंने नागापट्टनम में लगाई, तमिलनाडु के में। कहाँ पे लगाई? नागपट्टनम, सुना होगा आपने, 2004 में एक सुनामी आई थी तो उसमें जो शहर बिल्कुल डूब गया था, खत्म हो गया था तमिलनाडु का। तो नागपट्टनम में भी इनकी फैक्ट्री थी
भरूच में भी इनकी फैक्ट्री थी, सूरत में भी इनकी फैक्ट्रियां थी। किसकी थी? डचों की फैक्ट्रियां थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कोचीन में भी लगाई थी, अहमदाबाद में भी लगाई थी। इसके अलावा बात करें तो अहमदाबाद, गुजरात में एक और लगाई, गुजरात में अहमदाबाद भी इनका कारखाना था, है ना। ये पूछे गए हैं बेटा प्रश्न, सभी कारखानों से पूछे जाते हैं अहमदाबाद में। और केरल में आएंगे तो केरल यहाँ पे है, केरल यहाँ पे है। तो डचों ने कहाँ पे और फैक्ट्री की स्थापना करी? कोचीन में भी, और कोचीन में पुर्तगालियों ने भी स्थापना करी थी। ठीक है, कोचीन में भी फैक्ट्री बनाते हैं, अहमदाबाद, भरूच, सूरत, जिनके व्यापारिक केंद्र थे ये इनके। लेकिन सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र ये थे जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा में भी, उत्तर प्रदेश के आगरा में भी और बिहार के पटना में भी इनके व्यापारिक केंद्र थे। आगरा तो समुद्री तट पे है नहीं कहीं, यूपी के अंदर स्थित है। ठीक है, तो मैं वैसे बता देता हूं आपको, नोट करके आप लिख लेना, पटना और आगरा, पटना और आगरा में भी क्या खोले थे इन्होंने? व्यापारिक केंद्र खोले थे अपने, व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करी थी, व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की थी। किसने की थी? डचों ने की थी। ठीक है, ये इनकी फैक्ट्रियां थी भारत के भीतर, भारत के भीतर सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां थी डचों की। ठीक है, तो कुल मिला के आप, मेरा जो कहने का मतलब है वो आप समझ पाए होंगे कि डचों की जो स्थिति थी वो कहां पे खराब हो गई, कहां पर डचों की स्थिति खराब हो गई? इस युद्ध में, इस लड़ाई में डचों की स्थिति खराब होती है, जो कि वेदरा का युद्ध था। यहां पतन हो जाता है, पतन होने के बाद बिल्कुल अंग्रेजों का एक तरीके से पूरी ताकत हो जाती है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, आधिपत्य हो जाता है। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जब टॉपिक आएगा तो पढ़ाएंगे, विस्तार से पढ़ाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का टॉपिक बहुत बड़ा है। पहला पुर्तगालियों के विषय में हमने पढ़ा दिया, दूसरा पार्ट आपका डचों का हो गया। अगर कहीं पर कोई दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जी मैंने आपको नोट कराया था, यहां से लिख सकते हैं, जी मानचित्र के माध्यम से ये युद्ध हो गया, असफलता के कारण हो गए जी। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत कहीं पे किसी भी तरीके से लगे तो बताइएगा आप। ठीक है, ये था डचों का टॉपिक। तीसरा टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी का आएगा, अंग्रेजों के। बिल्कुल निःशुल्क हमारे साथ जुड़ने के लिए आप जुड़िए, चैनल से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और डिटेल्स में पढ़िए CGL तक का, कोई भी PCS RO तक का एग्जाम देने के लिए। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।